बिंदु की ओर चलते हैं तो हमारे पास में तापमान वृद्धि का जो नेक्स्ट बिंदु आता है, यदि हम उस नेक्स्ट बिंदु की आपसे बात करें, वह आता है नेचर ऑफ सरफेस, यानी धरातल की प्रकृति। नेक्स्ट हमारे पास में जो 5वें क्रम का बिंदु आ रहा है, उस 5वें क्रम के हम बिंदु की बात करते हैं धरातल की प्रकृति। किसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं धरातल की प्रकृति, ठीक है ना, यानी नेचर ऑफ सरफेस, यानी नेचर ऑफ सरफेस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए नेचर ऑफ सरफेस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि धरातल की प्रकृति, किस प्रकार से वहाँ के टेम्परेचर को क्या करती है, प्रभावित करने का कार्य करती है। यानी धरातल की प्रकृति और रंग, यानी देखिए एक तो धरातल की प्रकृति, एक तो हम बात करते हैं कि धरातल की प्रकृति एवं रंग, धरातल की प्रकृति एवं रंग, सूर्याभिताप को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं। यानी एक तो धरातल की प्रकृति और एक रंग, धरातल का रंग, ये दोनों किसको प्रभावित करते हैं? सूर्याभिताप के वितरण को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यानी विभिन्न प्रकृति वाले धरातलों से, यानी सौर ऊर्जा का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। यानी विभिन्न प्रकृति वाले धरातलों से विभिन्न मात्रा में, यानी अलग अलग प्रकृति के जो धरातल होते हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकृति वाले धरातलों से विभिन्न प्रकृति वाले धरातलों से विभिन्न मात्रा में, यानी सौर ऊर्जा का क्या होता है? यानी विभिन्न प्रकृति वाले धरातलों से विभिन्न मात्रा में सौर ऊर्जा का रिफ्लेक्शन होता है, यानी क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है। देखिए, यानी विभिन्न प्रकृति वाले जो धरातल होते हैं, तो विभिन्न प्रकृति वाले धरातलों से, यानी विभिन्न मात्रा में सौर ऊर्जा का क्या होता है? यानी सौर ऊर्जा का यानी परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। देखिए, एक तो मैं बात करता हूँ कि धरातल का रंग कैसा है, एक तरफ तो मैं बात करता हूँ आपसे कि हल्के रंग का धरातल है, एक तरफ तो मैं आपसे बात करता हूँ कि धरातल का रंग कैसा है, हल्का, और मैं दूसरी तरफ से बात करता हूँ कि धरातल काले रंग का धरातल। किस रंग का? यानी काले रंग का धरातल। यानी एक तरफ तो हल्के रंग का धरातल है और दूसरी तरफ किस रंग का धरातल है? दूसरी तरफ काले रंग का धरातल है। तो जो सूर्याभिताप की मात्रा का जो सर्वाधिक जो अवशोषण किया जाएगा ना, अर्थात यानी जो सर्वाधिक अवशोषण किया जाएगा, यानी काले रंग का धरातल, यानी सूर्याभिताप यानी सूर्याभिताप का सर्वाधिक क्या किया जाएगा?
सर्वाधिक अवशोषण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सर्वाधिक अवशोषण किया जाएगा। देखिए, एक तरफ तो धरातल का रंग कैसा है? हल्का है। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ धरातल का रंग कैसा है? धरातल का रंग काला है। तो जिधर काला धरातल का रंग है, जहाँ पर धरातल का रंग कैसा है? जहाँ पर धरातल का रंग काला है, तो काले वाले धरातल पर यानी सूर्याभिताप, इंसोलेशन, जो सूर्य से आने वाला ताप है, उसका अवशोषण अधिक किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, जो धरातल की प्रकृति होती है, तो धरातल की प्रकृति की बात करें, एक तो धरातल की प्रकृति, और धरातल की प्रकृति के साथ साथ हम आपसे बात करते हैं धरातल का रंग। तो हम बात करें कि इसके वनिस्पत इस धरातल के द्वारा सूर्य से आने वाला जो ताप है, उस ताप का अवशोषण क्या किया जाएगा? उस ताप का अवशोषण अधिक मात्रा में किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? हम आपसे बात कर रहे हैं काले रंग के धरातल के द्वारा अधिक अवशोषण किया जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं हिमाच्छादित क्षेत्रों में। हम इधर और ले लो, आप इधर। हम बात करते हैं आपसे हिमाच्छादित क्षेत्र वाले धरातल, यानी बात करें हिमाच्छादित क्षेत्र में। हिमाच्छादित क्षेत्र की मैं बात करूं तो हिमाच्छादित क्षेत्र में यानी सूर्य की किरणों का क्या किया जाता है? परावर्तन के। हिमाच्छादित क्षेत्र में, यदि मैं हिमाच्छादित क्षेत्र में आपसे बात करूं तो जो हिमाच्छादित क्षेत्र होता है, यहाँ क्या किया जाता है? सूर्य की किरणों का क्या किया जाता है? सूर्य की किरणों का क्या किया जाता है? परावर्तन अधिक किया जाता है। इस कारण से यहाँ पर अधिक मात्रा में सूर्य की किरणें नहीं रुकती हैं, तो नहीं रुकने के कारण से परावर्तन किया जाता है। अब सूर्य की किरणें यहाँ पर अधिक मात्रा में नहीं रुकने के कारण से, यानी इस क्षेत्र का जो धरातल है, वह धरातल अधिक गर्म नहीं हो पाता है या अधिक गर्मी को नहीं कर पाता है। तो नेचर ऑफ सरफेस यानी पृथ्वी का धरातल भी सूर्यातप की मात्रा यानी वायु तापमान यानी वायु के तापमान को प्रभावित करने का कार्य किया जाता है। यानी वायु के तापमान को जो प्रभावित करने का जो कार्य कर रहा है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा है कि हम आपसे बात करते हैं कि वायु के तापमान को जो प्रभावित करने का कार्य कर रहा था, वह हमारे पास में कार्य कौन सा आ रहा था? कार्य यह आ रहा था कि धरातल का रंग और धरातल की प्रकृति, एक तो धरातल का रंग और एक धरातल की प्रकृति, यानी आने वाली सूर्य की ताप की मात्रा को क्या करती हैं? आने वाली सूर्य की ताप की मात्रा को प्रभावित करने का क्या करती हैं? प्रभावित करने का कार्य करती हैं। ठीक है ना? जब प्रभावित करने का कार्य किया जाता है, तो एक तो हम हिमाच्छादित क्षेत्रों की बात कर रहे थे, तो हिमाच्छादित क्षेत्रों में जो सूर्य की किरणें आ रही थी, उस सूर्य की किरणों की यदि हम आपसे बात करें तो सूर्य की किरणों का परावर्तन हो जाता था। इस कारण से वहाँ का टेम्परेचर अधिक नहीं हो पाता था। धरातल के रंग की बात करूं कि हल्के काले रंग का और ज़्यादा काले रंग वालों के द्वारा उसमें सूर्याभिताप की किरणों का अवशोषण किया जाता था। अवशोषण करने के कारण से वहाँ का जो टेम्परेचर था, वह वहाँ के टेम्परेचर अधिक हो जाता था। तो वहाँ का टेम्परेचर अधिक हो जाने के कारण से हम ये कह सकते हैं कि धरातल की प्रकृति भी वायु का जो तापमान है, उस वायु के तापमान को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। प्रचलित पवन एवं वायु राशियाँ अगला हमारे पास में आता है। यदि हम अगले की बात करते हैं तो अगला हमारे पास में आता है प्रचलित पवन एवं वायु राशियाँ। क्या आता है? प्रचलित पवन एवं वायु राशियाँ किस प्रकार से यानी ये तापमान को प्रभावित करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है, प्रचलित पवनों के द्वारा और वायु राशियों के द्वारा।
यानी नित्यवाही जो पवन होती है वह उष्मा के तापमान अर्थात यानी वह सूर्य के तापमान, यानी नित्यवाही पवनें भी उष्मा के स्थानांतरण, एक तो उष्मा का स्थानांतरण तथा तापमान के वितरण को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। देखिए, यानी जो नित्यवाही पवनें होती हैं, कौन सी पवनें, यानी जो नित्यवाही पवनें होती है ना, यानी नित्यवाही जो पवनें होती हैं, नित्यवाही पवनें यानी उष्मा के स्थानांतरण, नित्यवाही पवनें उष्मा के स्थानांतरण, उष्मा के स्थान तथा तापमान वितरण को, तथा तापमान का जो वितरण होता है उस तापमान वितरण को तापमान वितरण को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं जो नित्यवाही पवनें होते हैं, यह नित्यवाही यानी ये जो नित्यवाही पवनें होती हैं, यानी नित्यवाही पवनों के द्वारा क्या किया जाता है, एक तो उष्मा का स्थानांतरण किया जाता है और एक तापमान के वितरण को क्या किया जाता है, तापमान के वितरण को इनके द्वारा प्रभावित करने का कार्य किया जाता है। अर्थात मैं एक तरफ तो रख देता हूँ उच्च अक्षांश और दूसरी तरफ यदि मैं हम आपसे बात करता हूँ मध्य एवं निम्न अक्षांश। देखिए, एक तरफ तो हमारे पास में कौन से अक्षांश हैं, यानी उच्च अक्षांश हैं। कौन से अक्षांश हैं, एक तरफ तो हमारे पास में कौन से अक्षांश हैं, एक तरफ तो हमारे पास में उच्च, यानी आप ऐसे लिख दो उष्ण कट, उच्च अक्षांश मत लिखिए, आप इसको ऐसे लिखिए उष्ण कटिबंधीय अक्षांश। एक तरफ तो उष्ण अक्षांश हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय, पूरा शब्द लिख देते हैं अपन, उष्ण कटिबंधीय। कौन सा कटिबंधीय, हम आपसे बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों की। एक तरफ तो हमारे पास में है उष्ण कटिबंधीय अक्षांश, यदि मैं दूसरी तरफ इसी के पैरेलल चलूँ, इसके समानांतर चलूँ, तो मैं बात करूँ मध्य एवं यानी उच्च कटिबंधीय अक्षांश। देखिए, यदि नित्यवाही पवनें यदि मुख्य रूप से यदि हम आपसे बात करते हैं कि नित्यवाही पवनें यदि यहाँ के धरातल को प्रभावित करती हैं, कहाँ के धरातल को, यदि नित्यवाही पवनें मुख्य रूप से हम आपसे बात करें कि जब नित्यवाही पवनें कहाँ चलती हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। यदि नित्यवाही पवनें कौन से क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी नित्यवाही पवनें कहाँ प्रभावित होती हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, तो ये क्या करती हैं, यह तापमान को बढ़ा देती हैं, यानी तापमान में वृद्धि कर देती हैं। क्या कर देती हैं, यह तापमान में क्या कर देती हैं, तापमान में वृद्धि कर देती हैं। किसके द्वारा, नित्यवाही पवनों के द्वारा तापमान में क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। और यदि यही पवनें यदि मध्य एवं उच्च कटिबंधीय अक्षांशों में चलती हैं, यदि यही पवनें मध्य एवं उच्च कटिबंधीय अक्षांशों में चलती हैं, कौन सी पवनें चल रही हैं, नित्य प्रभावी या नित्यवाही पवनें यदि इन क्षेत्रों में चल रही हैं, कौन से क्षेत्रों में चल रही हैं, यदि मध्य और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में चल रही हैं, तो ये क्या करती हैं, इनके द्वारा
तापमान को क्या किया जाता है, यानी तापमान में क्या आती है, तापमान में कमी आ जाती है। देखिए इन प्रचलित पवनों का इतना प्रभाव पड़ता है, यदि यही पवनें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अक्षांश में चलती हैं तो ये वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, और यदि यही पवनें मध्य एवं उच्च अक्षांशों में चलती हैं तो ये वहाँ का जो तापमान होता है तो वहाँ के तापमान को क्या कर देती हैं, वहाँ के तापमान को बढ़ा देती हैं। क्या कर देती हैं, वहाँ के तापमान को ये बढ़ाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। हम बात करते हैं कि प्रचलित पवनें और वायु राशियाँ भी क्या करती हैं, यानी इनके द्वारा भी तापमान को प्रभावित करने का काम किया जाता है। ठीक है ना। यानी प्रचलित पवनों के द्वारा देखिए हमारे पास में क्या क्या आ रही हैं। एक तो हमारे पास में आ रही है प्रचलित पवनें, एक तो हमारे पास में आ रही हैं प्रचलित पवनें, एक आ रहा है हमारे पास में क्या, चक्रवात, एक हमारे पास में क्या आ रहा है, एंटी साइक्लोन। प्रति चक्रवात के द्वारा यानी प्रचलित पवनों के द्वारा, चक्रवात के द्वारा और प्रति चक्रवात के द्वारा यानी उष्मा का क्या किया जाता है, उष्मा का यानी पुनर्वितरण किया जाता है। क्या किया जाता है, यानी उष्मा का पुनर्वितरण किया जाता है। क्या किया जाता है, उष्मा का पुनर्वितरण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, हम बात करें कि उष्मा का जो पुनर्वितरण किया जाता है वह पुनर्वितरण एक तो यानी किसके द्वारा किया जा रहा है, एक तो प्रचलित पवनों के द्वारा, यानी जो प्रचलित पवनें हैं एक चक्रवात के द्वारा और एक प्रति चक्रवात के द्वारा, यानी उष्मा का क्या किया जाता है, उष्मा का पुनर्वितरण किया जाता है, जिससे यानी इसके पुनर्वितरण के कारण से, यानी पुनर्वितरण के कारण से क्या हो जाता है, यानी विभिन्न अक्षांशों पर, कहाँ पर, विभिन्न अक्षांशों पर ताप संतुलन हो जाता है। यानी विभिन्न अक्षांशों पर किसका संतुलन हो जाता है, विभिन्न अक्षांशों पर यानी ताप का क्या हो जाता है, ताप का संतुलन हो जाता है। किसका संतुलन हो जाता है, ताप का संतुलन हो जाता है। किसका संतुलन हो जाता है, ताप का संतुलन हो जाता है। किसका संतुलन देखिए ताप का संतुलन हो जाता है। यदि मैं आपसे बात करूं, यदि कोई हवा ध्रुवीय क्षेत्र में चल रही है तो ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली जो हवा है वह ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली हवा वहाँ के तापमान को घटा देती है। यानी वहाँ पर जो ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली जिन प्रचलित पवनों के द्वारा वहाँ के तापमान को घटा दिया जाता है। यदि वही प्रचलित हवाएं यदि मैं आपसे बात करूं, मुख्य रूप से यदि वह कौन से क्षेत्र में चले, यदि वही हवाएं यदि हमारे पास में मुख्य रूप से यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चले तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उन्हीं हवाओं के द्वारा, उन्हीं प्रचलित हवाओं के द्वारा तापमान को बढ़ाने का कार्य भी किया जाता है। तो जो प्रचलित पवनें होती हैं उन प्रचलित पवनों की यदि मैं आपसे बात करूं कि उन प्रचलित पवनों के द्वारा किसी स्थान विशेष के तापमान को बढ़ाने का कार्य और किसी स्थान विशेष के तापमान को घटाने का कार्य किया जाता है। अर्थात उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में चलने वाली नित्य प्रवाही पवनों के द्वारा वहाँ के तापमान में वृद्धि कर दी जाती है
और यदि वही नित्यवाही पवनें यदि मध्य और उच्च कटिबंधीय अक्षांशों में चलती हैं तो उनके द्वारा वहाँ के तापमान में कमी कर दी जाती है। ठीक है ना। प्रचलित पवनें, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं प्रचलित पवनें चक्रवात, प्रति चक्रवात के द्वारा उष्मा का पुनर्वितरण किया जाता है, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और पुनर्वितरण के कारण से विभिन्न अक्षांशों पर ताप का क्या हो जाता है? विभिन्न अक्षांशों पर ताप का संतुलन हो जाता है। इसी प्रकार से हम आपसे बात करते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली जो पवनें होती हैं, उन ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली पवनों के द्वारा तापमान को घटाया जाता है, तथा उन्हीं पवनों के द्वारा, यदि हम उन्हीं पवनों की बात करते हैं, यदि उन्हीं पवनों के द्वारा यदि वही पवनें, प्रचलित पवनें यदि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चले तो उनके द्वारा तापमान को बढ़ाने का कार्य भी किया जाता है। ठीक है। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों की पवनें, और मुख्य रूप से हम बात करें आपसे कहाँ की पवनें, हम आपसे बात करते हैं यानी उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों के पवनों के द्वारा तापमान में कमी का कार्य भी किया जाता है। तो प्रचलित पवन और वायु राशियों के द्वारा तापमान को घटाने का कार्य और बढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि तापमान, जो वायु तापमान वितरण है, उसको प्रभावित करने का कार्य यानी प्रचलित पवनों के द्वारा और वायु राशियों के द्वारा भी किया जाता है। अगला जो हमारे पास में बिंदु आता है, तो अगला बिंदु हमारे पास में यह है कि वायुमंडल की स्वच्छता। नेक्स्ट जो हमारे पास में बिंदु आ रहा है, यदि हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो नेक्स्ट बिंदु हमारे पास में आता है वायुमंडल की स्वच्छता। ठीक है ना। हम आपसे बात कर रहे हैं वायुमंडल की स्वच्छता की। किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं वायुमंडल की स्वच्छता। किस प्रकार से वायुमंडल की स्वच्छता वायु के तापमान को प्रभावित करने का कार्य की जाती है। ठीक है ना। यानी जिन क्षेत्रों में वायुमंडल स्वच्छ एवं मेघ रहित होता है, यानी जिन क्षेत्रों में यानी वायुमंडल स्वच्छ होता है और मेघ रहित होता है, यानी उन क्षेत्रों के मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिन क्षेत्रों में वायुमंडल स्वच्छ होता है, साफ होता है और बादल नहीं छाए हुए रहते हैं। उन क्षेत्रों की यदि मैं आपसे बात करूं तो सौर विकिरण का वायुमंडलीय अवशय यानी सौर विकिरण का जो वायुमंडलीय अवशय होता है, यानी सौर विकिरण का, किसका? सौर विकिरण का वायुमंडलीय क्या? वायुमंडलीय अवशय कम होता है। क्या होता है? यानी डिप्लीटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अर्थात जिन क्षेत्रों में मैं यदि आपसे बात करूं कि जिन क्षेत्रों में यदि हम मुख्य रूप से आपसे बात करते हैं जहां का वायुमंडल कैसा होता है? स्वच्छ होता है। और यदि मैं इसी के साथ साथ आपसे बात करूं कि वहां पर स्वच्छ होने के साथ साथ मेघ रहित होता है, क्या होता है? यानी मेघ रहित होता है। क्या? यदि वायुमंडल, मैं दो चीज़ों की आपसे बात कर रहा हूँ। एक तो वायुमंडल की कौन सी कंडीशन आ रही है, यानी शर्तें। तो मैं आपके शर्तों की बात करूँ, वायुमंडल की शर्तों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यानी एक तो क्या होना चाहिए? एक तो मेघ रहित होना चाहिए। मेघ रहित व क्या होना चाहिए? स्वच्छ वायुमंडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेघ रहित
और स्वच्छ वायुमंडल होना चाहिए। जब मेघ रहित और स्वच्छ वायुमंडल होता है तो सौर विकिरण की वायुमंडलीय यानी सौर विकिरण का वायुमंडलीय यानी सौर विकिरण का वायुमंडलीय अवशय, अवशय का मतलब शोषण यानी उसका डिफ्लेक्शन यानी उसका यानी जो सौर विकिरण है उस सौर विकिरण का जो ह्रास होता है वह ह्रास कम होता है। इसका मतलब ह्रास कम होता है तो मैक्सिमम सूर्य का ताप धरातल को प्राप्त हो रहा है और वायुमंडल को प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस स्थान विशेष पर जो हमारी शर्त पूरी हो रही है यानी मेघ रहित और स्वच्छ वायुमंडल है। वायुमंडल कैसा है यानी मेघ रहित है और मेघ रहित के साथ साथ वायुमंडल कैसा है, यदि वायुमंडल स्वच्छ है तो वहाँ पर सौर विकिरण का वायुमंडलीय जो अवशय है यानी सौर विकिरण का जो वायुमंडलीय अवशय यानी जो डिफ्लेक्शन है यानी जो ह्रास है वो कम से कम हो रहा है तो सूर्य से आने वाली किरणें मैक्सिमम रूप से वायुमंडल को और पृथ्वी के धरातल को क्या होंगी, पृथ्वी के धरातल को मुख्य रूप से प्राप्त होंगी। क्या होंगी यानी धरातल को प्राप्त होंगी। यानी हम बात करते हैं यानी जो मध्य अक्षांशीय, देखिए एक तरफ तो हमारे पास में क्या है मध्य अक्षांशीय यानी एक शर्त तो हमारे पास में कौन सी आ रही है, एक शर्त तो आ रही है हमारे पास में मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय मरु प्रदेश आ रहे हैं। एक तरफ तो हमारे पास में क्या आ रहे हैं मध्य अक्षांश यानी मध्य अक्षांशों में पाए जाने वाले मरुस्थल। एक तरफ तो हमारे पास में ये कंडीशन आ रही है कि मध्य अक्षांशों में पाए जाने वाले, मैं आपसे मरुस्थलों की बात कर रहा हूँ, और दूसरी जो हमारे पास में कंडीशन आ रही है, यदि हमें सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन पर हमारे पास में क्या आ रहा है, सेकंड कंडीशन जो हमारे पास में आ रही है वो यह है कंडीशन आ रही है कि दूसरी तरफ हमारे पास में विषुवत रेखीय यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र है। दूसरी तरफ हमारे पास में क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास में विषुवत रेखीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, दूसरी तरफ हमारे पास में विषुवत रेखीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है। जब दूसरी तरफ हमारे पास में विषुवत रेखीय क्षेत्र है, देखिए इधर जो हमारे पास में क्षेत्र है ये हमारे पास में विषुवत रेखीय क्षेत्र है। एक क्षेत्र हमारे पास में, दूसरी तरफ जो है वह कौन सा क्षेत्र है, वह विषुवत रेखीय क्षेत्र है हमारे पास में। यानी एक तरफ तो हमारे पास में विषुवत रेखीय क्षेत्र है, और यदि मैं दूसरी तरफ की यदि मैं आपसे बात करता हूँ तो दूसरी तरफ, यदि मैं दूसरी तरफ की आपसे बात करूं तो दूसरी तरफ हमारे पास में कंडीशन क्या है, दूसरी तरफ की जो हमारे पास में कंडीशन आ रही है वह कंडीशन ये आ रही है कि दूसरी तरफ हमारे पास में मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश है। तो जो मध्य अक्षांशीय जो मरुस्थलीय प्रदेश है, यदि मैं उसकी आपसे बात करूं तो जो मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश है, उस मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश में सूर्य से जो आने वाली जो किरणें हैं, यानी सूर्य से आने वाली किरणें अधिक प्राप्त होंगी। किसकी तुलना में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस क्षेत्र की तुलना में जो क्षेत्र विषुवत रेखीय क्षेत्र है। क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो सूर्य की किरणें हैं वह सूर्य की किरणें कम क्यों प्राप्त होंगी, यानी कम क्यों प्राप्त होंगी, विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें इसलिए कम प्राप्त होंगी, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो सूर्य की किरणें हैं वो सूर्य की किरणें, मैं इधर बात कर रहा हूँ आपसे विषुवत रेखीय क्षेत्र, कौन से क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, विषुवत रेखीय क्षेत्र की, ठीक है ना। इधर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे पास में आ रहा है कौन सा क्षेत्र, हमारे पास में आ रहा है विषुवत रेखीय क्षेत्र। देखिए यह क्षेत्र आ रहा है
विषुवत रेखीय क्षेत्र, कौन से क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? बात कर रहा हूँ विषुवत रेखीय क्षेत्र की, ठीक है ना। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में तो सूर्य की किरणें क्या प्राप्त होंगी? कम प्राप्त होंगी। क्यों होंगी? क्यों यानी कम क्यों प्राप्त होंगी? क्योंकि यहाँ पर क्या है? क्योंकि यहाँ पर मेघाच्छादन है, यहाँ पर मेघाच्छादन है। और यहाँ पर सूर्य की किरणें अधिक क्यों प्राप्त होंगी? क्योंकि यहाँ का आकाश क्या है? यहाँ का आकाश स्वच्छ है। तो अधिक टेम्परेचर यानी यहाँ पर क्या पाया जाएगा? यहाँ मध्य अक्षांशीय मरु क्षेत्र में तापमान, अधिक तापमान, और इस क्षेत्र की मैं बात करूं यहाँ पर क्या पाया जाएगा? यहाँ पर कम तापमान पाया जाएगा। तो कम और अधिक तापमान के पीछे जो हमारा कारण काम कर रहा है, यानी कम और जो अधिक तापमान के पीछे जो हमारा कारण काम कर रहा है वह कर रहा है यानी आकाश की प्रकृति कैसी है, यानी स्वच्छ आकाश है तो सूर्य की किरणें प्रॉपर हमारे को सूर्याभिताप प्रॉपर रूप से प्राप्त हो रहा है। इससे हमारा वायुमंडल और हमारी पृथ्वी को प्रॉपर रूप से वहाँ पर सूर्याताप प्राप्त होने के कारण से वहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा उस भाग की तुलना में जहाँ पर मेघाच्छादन है। तो यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र पर मेघाच्छादन होने के कारण से कम तापमान होता है। और मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, मरु प्रदेश है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मेघाच्छादन नहीं होने के कारण से यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? यहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो स्वच्छता होती है, तो वायुमंडल की स्वच्छता भी क्या करती है? वायुमंडल की स्वच्छता भी किसको प्रभावित करती है? वायुमंडल की स्वच्छता के द्वारा भी यानी वायु के तापमान को प्रभावित करने का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? तापमान को प्रभावित करने का कार्य किया जाता है। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं और हम अगले बिंदु पर आते हैं तो देखिए जो अगला बिंदु हमारा आ रहा है वह आ रहा है माउंटेन बैरियर्स, यानी हम बात करते हैं पर्वतीय अवरोध की। किसकी बात कर रहे हैं? हमारे पास में 8वें क्रम के रूप में जो बिंदु आ रहा है वह बिंदु आ रहा है हमारे पास में पर्वतीय अवरोध। हम किसकी बात कर रहे हैं आपसे? हम पर्वतीय अवरोध की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी तापमान वितरण पर जो पर्वत श्रेणियां हैं उन पर्वत श्रेणियों का विशेष महत्व है। एक तरफ हम आल्प्स को पढ़ लेते हैं, एक उदाहरण तो हम आल्प्स का ले लेते हैं और एक उदाहरण हम हिमालय का ले लेते हैं, ठीक है ना। तो तापमान वितरण को किस प्रकार से हिमालय और किस प्रकार से आल्प्स हमारे को यानी ये पर्वत श्रेणियों के द्वारा तापमान प्रभावित होता है। तो पर्वत श्रेणियाँ तापमान के वितरण को विशेष रूप से प्रभावित करने का क्या करती हैं? विशेष रूप से प्रभावित करने का कार्य करती हैं। यानी जो ये पर्वतमालाएँ होती है ना, ये पर्वतमालाएँ किसी महाद्वीप या किसी देश में यानी किसी महाद्वीप या किसी देश में यानी शीतल वायु राशियों के प्रवेश को रोक करके वहाँ के तापमान को यानी गिराने से रोकती हैं। यानी ये इन पर्वतमालाओं के द्वारा यानी इन पर्वत श्रेणियों के द्वारा, देखिए पर्वत श्रेणियों के द्वारा हम बात करें फैक्चुअल चीज़ों की, पर्वत श्रेणियों के द्वारा शीतल वायु राशियों को रोककर वहाँ के
तापमान को, यानी वहाँ के तापमान को गिरने से बचाती हैं, गिरने से क्या करती हैं, गिरने से बचाती हैं, क्या करती हैं, गिरने से बचाती, यानी पर्वत श्रेणियों के द्वारा शीतल वायु राशियों को रोककर वहाँ के तापमान को, यानी उस महाद्वीप के, उस प्रदेश के, उस देश के तापमान को गिरने से बचाने का कार्य जो किया जाता है वह पर्वत श्रेणियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, यानी पर्वत श्रेणियों के द्वारा किया जाता है। देखिए, यानी हिमालय पर्वत की यदि मैं बात करूं आपसे, एक तरफ मैं किसकी बात करूं, यदि मैं आपसे एक तरफ हिमालय पर्वत की बात करता हूं, देखिए एक तरफ मैं उदाहरण लेता हूं आपके पास में हिमालय पर्वत का, यानी हमारे पास में कौन सा पर्वत आ रहा है, कौन सी पर्वतमाला आ रही है, हिमालय पर्वतमाला की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यानी मैं कौन सी पर्वतमाला की आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिमालय पर्वतमाला की। ठीक है जी, हम आपसे बात कर रहे हैं हिमालय पर्वतमाला की। देखिए हिमालय जो पर्वतमाला है ना, यानी हिमालय पर्वतमाला, देखिए तो हिमालय पर्वतमाला किसको रोकती है, यानी हिमालय पर्वतमाला शीतल वायु राशियों को, किनको रोकती है, शीतल वायु राशियों को रोकती है। कौन, तो हिमालय के, किसके, हिमालय के दक्षिण में स्थित, हिमालय के दक्षिण में स्थित भूभागों के तापमान में कमी नहीं आती है। क्या नहीं आती है, कमी नहीं आती है। देखिए हम बात करते हैं कि हिमालय के दक्षिण में स्थित जो भूभाग हैं, तो यानी हिमालय के उत्तर से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं, उन ठंडी पवनों को रोकने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, उन ठंडी पवनों को रोकने का कार्य हम मुख्य रूप से बात करते हैं वह हिमालय के द्वारा किया जाता है। जब हिमालय के द्वारा ठंडी पवनों को रोकने का कार्य किया जाता है, यानी हिमालय के द्वारा जब ठंडी पवनों को रोकने का कार्य किया जाता है, उन शीतल वायु राशियों को दक्षिण की ओर नहीं आने दिया जाता है, तो दक्षिण की ओर के जो भूखंड हैं, जो देश हैं, जो प्रदेश हैं, तो वहाँ के टेम्परेचर में क्या नहीं होता है, वहाँ के टेम्परेचर में कमी नहीं आती है। तो हम ये कैसे नकार सकते हैं कि पर्वतमालाओं के द्वारा क्या उस स्थान विशेष के टेम्परेचर को डाउन नहीं होने दिया जाता है। अर्थात मैं एक तरफ ले लेता हूँ, एक तरफ तो हमने ले लिया हिमालय, ठीक है ना, एक तरफ तो हमने हिमालय की बात कर ली। अब हम यदि दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो मैं आपसे दूसरी तरफ आ जाता हूँ आल्प्स पर्वत श्रेणी की। यदि मैं दूसरी तरफ आपसे बात करूँ, तो दूसरी तरफ मेरे पास में आता है आल्प्स पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी की बात कर रहा हूँ, यदि मैं दूसरी तरफ आपसे बात कर रहा हूँ, तो दूसरी तरफ मेरे पास में आ रहा है कौन सी श्रेणी, आल्प्स पर्वत श्रेणी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि दूसरी तरफ मेरे पास में आल्प्स पर्वत श्रेणी आ जाता है। आल्प्स पर्वत श्रेणी के द्वारा भी शीतल वायु राशियों को रोका जाता है। किसको रोका जाता है, यानी शीतल वायु राशियों को रोकने का कार्य किया
जाता है, ठीक है ना। यानी आल्प्स पर्वत श्रेणी के द्वारा भी क्या किया जाता है, शीतल वायु राशियों को रोकने का कार्य किया जाता है। तो इटली जैसे जो देश हैं, यानी इटली जैसे जो देश हैं, तो इटली जैसे देश यानी ठंड से क्या हो जाते हैं, ठंड से वह बच जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यानी जो इटली जैसे देश हैं, वह इटली जैसे देश जब आल्प्स पर्वत श्रेणी के द्वारा उन हवाओं को रोक लिया जाता है तो वह जमने से बच जाते हैं। तो इटली जैसे देशों का जो तापमान होता है, यानी इटली व आसपास के प्रदेशों, आसपास के प्रदेशों का तापमान नहीं गिरता है, का तापमान नहीं गिरता है। क्या नहीं होता है, नहीं गिरता है। देखिए आप, यानी जब हम बात कर रहे हैं आपसे किसकी, हम आपसे बात करें इटली, हम आपसे बात कर रहे हैं एक तो इटली की, इटली व यानी आसपास की, व आसपास के प्रदेशों का तापमान नहीं गिरता है, नहीं गिरता है। क्या नहीं होता है, नहीं गिरता है, ठीक है ना। क्यों नहीं गिरता है, यानी आल्प्स पर्वत श्रेणी के द्वारा आने वाली उन शीतल वायु राशियों को रोकने का कार्य किया जाता है। जिस प्रकार से हिमालय के द्वारा किया जाता है, तो उसी प्रकार से किसके द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से यानी आल्प्स पर्वत श्रेणी के द्वारा भी किया जाता है। इटली और इटली के जो आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं, वह आसपास वाले क्षेत्रों में क्या होता है, उन आसपास वाले क्षेत्रों का तापमान गिरने से बच जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्वतीय अवरोध भी क्या करते हैं, कि पर्वतीय अवरोध भी वायु का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को गिराने से बचाने का क्या करते हैं, बचाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। अगले हम प्रभावित करने वाले कारक की ओर आते हैं। तो अगला हमारा प्रभावित करने वाला कारक है क्या, उच्चावच। उच्चावच की हम बात करते हैं, अर्थात हम आपसे बात किसकी करते हैं, हम 9वें बिंदु के रूप में हम आपसे बात करते हैं उच्चावच की। किसकी बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं उच्चावच की, ठीक है ना। उच्चावच की रिलीफ की यदि हम आपसे बात करते हैं, तो रिलीफ की यदि हम बात करें, जो उत्तरी गोलार्ध में जो पर्वतीय प्रदेशों में दक्षिणी ढालों पर, यानी उत्तरी गोलार्ध में पर्वतीय प्रदेशों में, यानी उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पर्वतीय प्रदेशों, यानी उत्तरी गोलार्ध में पर्वतीय प्रदेशों में दक्षिणी ढालों पर, पर्वतीय प्रदेशों में दक्षिणी ढालों पर, कौन से ढालों पर, दक्षिणी ढालों पर। कौन से ढालों की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ दक्षिणी ढालों पर। यानी ये दक्षिणी ढाल कहाँ पड़ते हैं, जो सूर्य के, जो किसके सम्मुख पड़ते हैं, जो सूर्य के सामने पड़ते हैं, यानी सूर्य के सम्मुख पड़ते हैं, यानी सूर्य के क्या पड़ते हैं, सूर्य के सामने पड़ते हैं। यानी उत्तरी ढालों की अपेक्षा, कौन से ढालों की अपेक्षा, कौन से,
यानी दक्षिणी ढालों पर सूर्य के सम्मुख, यानी जो दक्षिणी ढाल सूर्य के सम्मुख पड़ते हैं, तो हम बात करते हैं दक्षिणी ढालों की अपेक्षा, दक्षिणी ढालों की अपेक्षा, दक्षिणी ढालों की अपेक्षा, यानी दक्षिणी ढालों की अपेक्षा सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, की अपेक्षा सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। सूर्यातप की कौन सी मात्रा प्राप्त होती है? सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। देखिए, यानी उत्तरी गोलार्ध में पर्वतीय प्रदेशों में, कौन से गोलार्ध की? मैं नॉर्थ पोलर, यानी हम नॉर्थ पोलर की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी ढालों पर, कौन से ढालों पर? यानी दक्षिणी ढालों पर जो सूर्य के सम्मुख पड़ते हैं, जो सूर्य के सामने पड़ते हैं, दक्षिणी ढालों की अपेक्षा, कौन से ढालों की अपेक्षा? दक्षिणी ढालों की अपेक्षा सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? दक्षिणी ढालों की अपेक्षा जो सूर्य के सम्मुख पड़ते हैं, जो सूर्य के सामने पड़ते हैं, की अपेक्षा, दक्षिणी ढालों की अपेक्षा सूर्यातप की अधिक मात्रा यहाँ पर क्या होती है? सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। देखिए, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कहाँ की बात कर रहा हूँ? मैं पर्वतीय प्रदेशों की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे बात करूँ कौन से प्रदेशों की? यानी जो पर्वतीय प्रदेश है ना, इस पर्वतीय प्रदेशों की यदि मैं आपसे बात करूँ, यानी पर्वतीय प्रदेशों में, यानी रात्रि काल में, कौन से काल में? पर्वतीय प्रदेशों में रात्रि काल में, पर्वतीय प्रदेशों में रात्रि काल में घाटियों में, यानी जो घाटियाँ होती है ना, यानी घाटियों में भारी व, कौन सी हवा? एक तो भारी, एक ठंडी हवा, भारी व शीतल हवा, भारी व शीतल हवा, भारी व कौन सी हवा? भारी व, यानी कौन सी हवा की बात कर रहा हूँ? एक तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ भारी व शीतल हवा। क्या हो जाती है? हवा एकत्रित हो जाती है। क्या हो जाती है? एकत्रित हो जाती है। यानी भारी व शीतल हवा क्या हो जाती है? एकत्रित हो जाती है। तो एकत्रित हो जाने के कारण से क्या उत्पन्न हो जाता है? टेम्परेचर इनर्वेशन उत्पन्न हो जाता है, तापमान व्यतुक्रमण, यानी जिसके कारण से क्या होता है? तापमान क्या उत्पन्न हो जाता है? तापमान व्यतुक्रमण, तापमान व्यतुक्रमण, यानी तापमान व्यतुक्रमणता उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? तापमान व्यतुक्रमणता उत्पन्न हो जाती है, यानी टेम्परेचर इनर्वेशन उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण से यानी तापमान बढ़ने के स्थान पर तापमान क्या हो जाता है? तापमान घट जाता है। यानी तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन तापमान बढ़ने के स्थान पर क्या हो जाता है? तापमान घट जाता है। जब तापमान घट जाता है तो इन घाटियों में क्या पड़ता है? इन घाटियों में पाला पड़ता है। क्या पड़ता है? पाला पड़ता है। कहाँ पर? इन घाटियों में, यानी इन घाटियों में क्या पड़ने लग जाता है? पाला पड़ता है। और हम बात करें जो पर्वतीय ढाल होते हैं, तो पर्वतीय जो ढाल होते हैं ना, एक तो यहाँ की बात करिए और एक आप यहाँ की बात करिए। जो पर्वतीय ढाल होते हैं ना, उन पर्वतीय ढालों पर
पर्वतीय ढालों पर क्या होता है, पर्वतीय ढालों पर रात्रि में अपेक्षाकृत अधिक तापमान पाया जाता है। देखिए, यानी घाटी की तुलना में, क्योंकि घाटियों में तो क्या होता है, शीतल और कौन सी हवा, एक तो शीतल हवा और एक शीतल के साथ साथ भारी हवा एकत्रित हो जाती है। इस कारण से वहाँ पर टेम्परेचर इनर्वेशन उत्पन्न हो जाता है, तापमान विलोमिता यानी तापमान बढ़ने के स्थान पर यानी तापमान घट जाता है। इसी कारण से यानी पर्वतीय घाटियों में पाला पड़ता है और उसी हवा को वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है, जो कहाँ पहुँच जाती है, पर्वतीय ढालों पर यानी माउंटेन स्लोप पर पहुँच जाती है, पर्वतीय ढालों पर पहुँच जाती है। वहाँ का टेम्परेचर रात्रि में अपेक्षाकृत घाटी की तुलना में क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उच्चावच भी क्या करता है, उच्चावच भी वायु के टेम्परेचर को क्या करता है, प्रभावित करने का कार्य करता है। हम अगले बिंदु की ओर आते हैं और जो हमारे पास में जो अगला बिंदु आ रहा है, यदि हम अगले बिंदु की बात करें, संवहन धाराएं एवं वायु विक्षोभ अंतिम प्रभावित करने वाला हमारे पास में बिंदु आ रहा है, यानी वह है बिंदु है संवहन धाराएं एवं वायु विक्षोभ। देखिए, संवहन धाराएं एवं वायु का क्या है, वायु विक्षोभ की हम बात करते हैं। ये किस प्रकार से वायु के तापमान को प्रभावित करने का क्या करते हैं, वायु को प्रभावित करने का इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा कार्य किया जाता है। यानी धरातल क्या हो जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं धरातल की। तो धरातल क्या हो जाता है, गर्म। धरातल क्या हो जाता है, धरातल गर्म हो जाता है। अर्थात धरातल क्या हो जाता है, जब धरातल गर्म हो जाता है तो क्या उत्पन्न हो जाती हैं, धरातल गर्म होने पर संवहन धाराएं क्या हो जाती हैं, संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या उत्पन्न हो जाती हैं, यानी जब धरातल गर्म हो जाता है तो संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाते हैं और इन संवहन धाराओं के द्वारा क्या कर दिया जाता है, यानी ऊष्मा को वायुमंडल की सतह में पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पहुंचा दिया जाता है, यानी ऊष्मा को वायुमंडल की सतह में क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। देखिए, यानी क्या किया जाता है, यानी धरातल गर्म होता है, गर्म होने पर संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहनीय धाराओं से ऊष्मा को वायुमंडल की सतह में पहुंचा दिया जाता। कहाँ पर पहुंचा दिया जाता है, वायुमंडल की सतह में पहुंचा दिया जाता है। अब ये जो संवहन धाराएं यानी क्या, अब इनका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम देखिए इन सब का, इनका परिणाम क्या होता है। हम इनके परिणाम की आपसे बात करते हैं। देखिए, यानी संवहन धाराएं एवं वायु विक्षोभ संवहन धाराएं
एवं वायु का जो विक्षोभ होता है, वायु विक्षोभ यानी वायु विक्षोभ किसी स्थान को क्या करता है, गर्म होने से बचाता है। क्या करता है, गर्म होने से बचाता है। यानी एक तो संवहन धाराएं और एक वायु का जो विक्षोभ होता है, वह वायु का विक्षोभ यानी किसी स्थान को क्या होने से, गर्म होने से बचाने का कार्य करता है। यानी देखिए तो यानी उनको गर्म होने से बचाने का कार्य करता है। जब धरातल गर्म होगा, धरातल के गर्म होने पर संवहनीय धाराएं उत्पन्न होंगी और ऊष्मा को वायुमंडल की कहाँ पर, ऊष्मा को वायुमंडल की सतह में पहुंचा दिया जाएगा। यानी शीतकाल में यानी पर्वतों के अभिमुख ढाल से, यानी अभिमुख ढाल से कौन सी ऋतु की बात कर रहा हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ शीत ऋतु की। देखिए आप, यानी शीतकाल में, कौन से काल में, शीतकाल में, यानी पर्वतों के कौन से ढाल से, पर्वतों के अभिमुख ढाल से, पर्वतों के अभिमुख ढाल से, यानी पर्वतों के कौन से ढाल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, पर्वतों के अभिमुख ढाल से, यानी ढाल से क्या होती है, हवाएं चलकर और विमुख है, कौन से ढाल की ओर, यानी विमुख ढाल की ओर, यानी विमुख ढाल की ओर नीचे उतरती हैं। यानी विमुख ढाल की ओर चलकर नीचे उतरती हैं। अब ये हवाएं जैसे क्या होती हैं, ये हवाएं नीचे उतरती हैं, ठीक है ना, नीचे उतरती हैं, तो ये क्या होती हैं, ये हवाएं दबकर क्या हो जाती हैं, दबकर गर्म हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ये हवाएं दबकर क्या हो जाती हैं, ये हवाएं दबकर गर्म हो जाती हैं तथा वहाँ के तापमान को क्या करती हैं, और जैसे ही ये हवाएं गर्म हुई तो गर्म होते क्या हो जाएगा, वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा। अर्थात क्या करती हैं, तापमान को बढ़ा देती हैं। क्या करती हैं, तापमान को बढ़ा देती हैं। देखिए तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं आपको कि जो संवहनीय जो धाराएं होती हैं, वह संवहनीय धाराएं भी किसी स्थान विशेष का जो टेम्परेचर होता है, हम ये कहें कि किसी स्थान विशेष के तापमान को बढ़ाने का और घटाने का कार्य भी किनके द्वारा किया जाता है, इन संवहनीय धाराओं के द्वारा किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने जो आपके सामने बात की, वो हम आपसे बात कर रहे थे किसकी, हम आपसे बात कर रहे थे वायु के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की। यानी तो हम 10 प्रकार के जो कारक थे, उन 10 प्रकार के कारकों का हमने आपसे जिक्र किया। अर्थात यानी जैसे अक्षांश है, अक्षांश के साथ साथ ऊंचाई है, स्थल और जल का वितरण है, महासागरीय धाराएं हैं, इसके अलावा धरातल की प्रकृति है, किस प्रकार से वहाँ के धरातल की प्रकृति है, इसके साथ साथ प्रचलित पवन और वायु राशियाँ हैं, वायुमंडल की इसी के साथ साथ स्वच्छता है, क्या वायुमंडल में मेघाच्छादन है या नहीं है, पर्वतीय विक्षोभ है, उच्चावच है, संवहन, और संवहन के साथ साथ हम आपसे बात करते हैं वायु का विक्षोभ है। यानी ये कारक वायु के जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को बढ़ाने का कार्य
और उस टेम्परेचर को घटाने का कार्य इनके द्वारा ही किया जाता है। तो हम आपको ये कह सकते हैं कि जो वायु का तापमान का गर्मपन अथवा उसका उष्मनीय अवस्था को बदलता है, वायु का जो तापमान होता है वो उसका गर्मपन तथा उसकी जो उष्मीय अवस्था होती है उस उष्मीय अवस्था को बदलने का कार्य किया जाता है। वायु का जो तापमान होता है वह वायु का तापमान थर्मामीटर या तापमापी के द्वारा मापा जाता है। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात करेंगे आपसे कि वायु के तापमान का वितरण, अर्थात हम एक आपसे बात करेंगे क्षैतिज वितरण की, दूसरा हम आपसे बात करेंगे लंबवत वितरण की। इसी के साथ हमारा जो वायु का जो तापमान है, यह वायु के तापमान वाला जो हमारा बिंदु है, यह बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, यह बिंदु हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वायु के जो एयर टेम्परेचर हमारे पास में बिंदु आया, इस एयर टेम्परेचर की हम आपसे बात कर रहे थे। सामान्य परिभाषा की हमने बात कर ली, सामान्य परिभाषा के साथ साथ इसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर ली। अब हम बात करेंगे वायु तापमान का वितरण, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर पुनः आपसे।